गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 37 कर लिया अपन 38 से। भाई अपन जो कर रहे हैं उसमें यह है कि मैं आपको क्वेश्चंस बहुत सेलेक्टेड जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं इस बार मेंस में आने के हिसाब से, और इसमें क्या अपना कंप्लीट रिवीजन हो रहा है। ठीक है, द आइडिया ये क्वेश्चन जो है इनसे अपना सारा टॉपिक जो है वो रिवाइज हो रहा है। एक बार हम ये जान रहे हैं कि हमारा वीक पॉइंट क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ठीक है ना, वीक पॉइंट को अपन रिमूव करेंगे बाय रिवीजन। ठीक है ना, आप रिवाइज कर ले हमने नोट्स वगैरह और वीडियो लेक्चर्स जो आपने लिए। ठीक है, तो 38 क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0 आर UVW द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स u प्लस tan इनवर्स v प्लस tan इनवर्स w इक्वल टू। अब मैंने आपको क्लास में बताया था कि ज़्यादातर केसेस में जब 3 tan इनवर्स दे रखे हों तो फॉर्मूला तो ये होता है कि tan इनवर्स u प्लस tan इनवर्स v प्लस tan इनवर्स w। हाँ महारथी, क्या होता है फॉर्मूला? हाँ पता था मेरे को, तुम जल्दी बोलो बोलो बोलो। हाँ भगा भगा के मारूंगा, अभी देखने गलती करोगे। हाँ आगे बोलो, वेरी गुड, बोलो बोलो। हाँ क्या ये सही है? क्या ये फॉर्मूला सही है? पता था, फॉर्मूला रट लेते हो पर उसमें ये दिमाग नहीं लगाते कि ये रटंत विद्या ना किसी काम नहीं आती एक्चुअली। एनीवेज, काम की चीज़ ये कि UVW ये फॉर्मूला तब होता है, क्लास के नोट्स देखो, UVW तीनों पॉजिटिव हो, साथ साथ सिग्मा UV यानी कि टेकन टू एट ए टाइम, ये प्रोडक्ट क्या हो, एक से कम। ठीक है, UV का सिग्मा यानी कि UV VW और WU का सम जो है क्या हो, एक से कम आए, तब आप ये फॉर्मूला लगाते हो। नहीं तो दूसरी ब्रांच मैंने बनाई थी पाई प्लस करके, ये तब आती है जब ये सिग्मा UV, ठीक है, ये वाली ब्रांच जब क्या हो, एक से ज़्यादा हो। ओके ऑल राइट, तो इसमें क्या है, क्योंकि ध्यान से देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट देखो, U मल्टीप्लाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई W कितना आएगा, सम ऑफ रूट टेकन ऑल एट ए टाइम, माइनस प्लस माइनस। हाँ बोलो, -11। ठीक है, तो 3 रूट्स का प्रोडक्ट अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या तीनों रूट पॉजिटिव होंगे ना, तो इसका मतलब हम ये फॉर्मूला जो है नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अपन ऐसा करते हैं, एक फंडा लगाते हैं, इसको मान लेते हैं P। देखो टेक tan बोथ साइड्स, अपन ने आंसर मान लिया, लेट्स से थोड़ी देर के लिए मान लो आप आंसर की P है, और अपन अब दोनों साइड tan ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप क्या करें, दोनों साइड tan लें, दोनों साइड साइन लें, दोनों साइड cos लें, पर उसके बाद आंसर को चेक करना होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, आंसर को चेक करना होता है, क्योंकि tan थीटा और tan 180 प्लस थीटा क्या होते हैं, सेम, इस वजह से हमें चेक करना होता है। तो टेकिंग tan बोथ साइड्स, तो P का tan कितना हो जाएगा, tan P, और आएगा tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ U, tan इनवर्स V, tan इनवर्स W। अभी क्या लिखा है, टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और tan अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, tan अल्फा प्लस tan बीटा प्लस tan गामा, ये वाला tan ऑफ tan इनवर्स U प्लस tan ऑफ tan इनवर्स V प्लस tan ऑफ tan इनवर्स W। और बाकी तुम्हें पता ही है कि क्या होगा, है ना, tan ऑफ tan इनवर्स, ये मैंने बताया था, tan ऑफ tan इनवर्स क्या होते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं, यानी कि tan ऑफ tan इनवर्स U कितना आएगा, U आएगा। ऑल राइट, तो बाकी मैं अटर्म शटर्म नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अब हम जान गए, ये आएगा U प्लस V प्लस W माइनस UVW डिवाइडेड बाय 1 माइनस सिग्मा UV। देखो ये लिखने का पर्पज़ ये रहा अपना कि अपने को पटाख से टेंजेंट का जो फॉर्मूला है उसमें खास बात ये होती है कि टेंजेंट के फॉर्मूले में अपने को फट सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट टेकन ऑल एट ए टाइम, सम ऑफ रूट टेकन 2 एट ए टाइम, ये फट मिल जाते हैं। तो बताओ जरा क्यूबिक को देख के, सम ऑफ रूट टेकन 1 एट ए टाइम कितना है यहाँ पर, बेवड़े 0 है, भांग खा रखी है क्या है, एक्स वाला कोफिशिएंट कितना है, 0 है। सम ऑफ रूट टेकन ऑल एट ए टाइम, ऑल एट ए टाइम क्या आएगा, अभी देखा ही था वो तो बने, क्या था, -11, तो -11, और यहाँ कितना आएगा, टेकन 2 एट ए टाइम, माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, -10।
तो कितना आ गया, ऊपर कितना आ गया 11, नीचे कितना आ गया 11, ये कितना आ गया 1। अच्छा, तो अगर हमारा आंसर P है तो अगर हम उस एंगल का टेंजेंट लें तो डेफिनेटली 1 आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो कौन सा ऐसा एंगल है यहाँ पर जिसका टेंजेंट लें और कितना आ जाए 1। तो टेंजेंट कौन से एंगल का बनाता है 45 का, तो ऑप्शन क्या देखना है 45। तो क्या ये एंगल 45 है, नहीं है। 1 रेडियन, 1 रेडियन तो कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री। तो ये गलत, ये गलत, ये सही है, और ये तो क्या -45 लिखा है, तो 45 सही आंसर है। -45 का तो टेंजेंट 1 नहीं होता, -1 होता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो इस तरह से अपने को एक क्वेश्चन अप्रोच करना था, दोनों साइड tan लेना था और सम ऑफ रूट टेकन 1 एट अ टाइम, 2 एट अ टाइम, 3 एट अ टाइम, बड़ी खूबसूरती के साथ क्यूबिक इक्वेशन के टेकन 1 ऑफ अ रूट ऐसे करके आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ भाई, द वैल्यू ऑफ सिग्मा, ये तो अपना स्टैंडर्ड सवाल है ITF का, है ना। इसमें अपन क्या करते थे, सीरीज बनाते थे मेथड ऑफ डिफरेंस से, और इसमें करना क्या होता है, नीचे क्या लाना होता है 1। तो पहले अपनी यही चेष्टा है कि नीचे 1 आ जाए, तो tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस बाकी मसाला क्या है r²। ये तो फैक्टराइज भी हो रहा है, बहुत सिंपल तरीके से दिख रहा है। 2 नंबरों का प्रोडक्ट 6 और 2 नंबरों का सम 5, तो ये लिखा हुआ है, आराम से दिख रहा है। tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस r+2 r+3। और ये तो बहुत ही सस्ता सवाल है ना, इसमें तो आराम से अपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, क्या ऊपर क्या लिख लेंगे अपन r+3 माइनस r+2, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x माइनस y का फॉर्मूला। ठीक है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। अब इसका सिग्मा लिखा हुआ है, अब इसका सिग्मा में r1 रख देते हैं, तो अपने को इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो फर्स्ट टर्म जब r की जगह 1 रखा 4 tan इनवर्स 3, सेकेंड टर्म tan इनवर्स 5 tan इनवर्स 4 डैश डैश nth टर्म। जहाँ जहाँ r है, r की जगह क्या कर दिया n, tan इनवर्स ऑफ n+2। ठीक है, अपन इनको ऐड किया तो सिग्मा T1 प्लस T2 प्लस T3 कितना होता है Sn। और यहाँ पर देखो गॉन गॉन गॉन, तो पहले वाले में क्या, ये वाला बचेगा माइनस के साथ, और इसमें ये बचेगा tan इनवर्स ऑफ n+3 माइनस tan इनवर्स 3। क्योंकि इनफाइनाइट सीक्वेंस का सम निकालना था, तो बेसिकली S इनफाइनाइट निकालने के लिए अपने को लिमिट लेना होगा, लिमिट इंटेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इससे आ जाएगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। तो यहाँ पर इन्फिनिटी रखोगे तो tan इनवर्स बहुत बड़े नंबर का किसको टेंड कर जाता है, π/2 को, और ये तो रहेगा अपना tan इनवर्स 3। अच्छा, 90 माइनस tan इनवर्स कितना होता है cot इनवर्स। ठीक है, याद होना चाहिए, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स कितना होता है 90, तो आ जाएगा cot इनवर्स ऑफ 3। ठीक है ना, cot इनवर्स 3। ऑप्शन देखो, कहीं cot इनवर्स 3 मेंशन्ड है, नहीं, cot इनवर्स 3 tan इनवर्स 3 बराबर नहीं होते। cot इनवर्स 3 को अगर tan इनवर्स में लेके जाना ही है तो पॉजिटिव नंबर के फंडे से cot इनवर्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स पॉजिटिव के हिसाब से। 45 तो नहीं लग रहा, ये एंगल में सुंदरता नहीं है, 45 तो नहीं है। ये साइन इनवर्स 1/√10, एक बार ट्राइंगल बना के देखते हैं। इसको मान लिया थोड़ी देर के लिए थीटा, तो थीटा मानने का मतलब क्या है कि cot थीटा बराबर होगा 3 के। cot थीटा कितना होता है, बेस परपेंडिकुलर, और यहाँ पर क्या है हाइपोटेनस। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है। तो थीटा को कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है, मैंने आपको बताया था क्लास में, थीटा को 6 तरीक़ों से लिखा जा सकता है, cot इनवर्स, tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉज इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। तो फिलहाल ये लिखा हुआ है बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3, और अगर साइन की दिशा में लिखना है इसको, तो साइन में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा ध्यान रखना, जैसे कॉट इनवर्स 2 इस ऑप्शन के हिसाब से, तो याद रखना दिमाग में, मैंने क्लास में बताया था कॉट इनवर्स, हाँ महारथी गौरव, क्या है ये? कॉट इनवर्स 3, कॉट इनवर्स 2, कॉट इनवर्स 1 क्या होता है? 90 है ना, क्लास में बताया था। टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स हाफ, टेन इनवर्स 1/3 कितना होता है? 90। और टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स 3 कितना होता है? 180। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है ना IIT मेंस के हिसाब से। तो ये कितना आ गया? 90। और टेन इनवर्स कॉट इनवर्स 1 क्या खूबसूरत है, ये कितना आता है? 45। तो चालाकी से वो ये भी कर सकता था कि कॉट इनवर्स 3 क्या बोल देता? 45 माइनस कॉट इनवर्स 2, ऐसे बोल सकता था वो, पर उसने बोला नहीं। पर अपने को याद रखना है कि कॉट इनवर्स 2 और कॉट इनवर्स 3 कनेक्टेड है। अगला क्वेश्चन, हाँ लिमिट x टेंडिंग टू 1 n इंटू एक्स की पावर n+1 माइनस n+1 इंटू एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई e की पावर x माइनस c और साइन पाई x, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 है। तो बहुत सारी जगह आपका दिमाग जाना चाहिए, जैसे कहाँ कहाँ पर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिख रहा है e माइनस ई कितना आएगा? 0। साइन 180 कितना होता है? 0। तो दो जगह बन रही है 0। ऊपर भी कितना आ जाएगा? n और 1, n+1, और ये कितना आएगा? n+1, दो जगह बन रही है। भाई मैंने आपको इसमें एक इस सवाल के अंदर जो रूल है, जो मतलब इम्पॉर्टेंट है, लिख लो इसको इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था बिफोर अप्लाइंग एल ऑर्बिटल डिनोमिनेटर खूबसूरत, ठीक है। जब भी आप एल ऑर्बिटल लगाएं तो प्लीज़ एल ऑर्बिटल लगाने से पहले विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट डिनोमिनेटर को सुंदर बना लें। अब सुंदरता कहाँ होती है भाई? एल ऑर्बिटल के हिसाब से सुंदरता पाई जाती है पॉलिनोमियल्स में, है ना। जैसे एक्स की पावर करके कुछ आ जाए तो पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट करना बहुत आसान होता है और बहुत ईजिली अपन उनका डेरिवेटिव फील कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, डेरिवेटिव तो मैं इसका भी फील करा दूंगा, इसका भी फील करा दूंगा, पर ज़्यादा अच्छा रहेगा अपन पॉलिनोमियल की दिशा में निकल लें, क्योंकि ऊपर भी क्या है? बहुत सुंदर सा पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा तो भाई ई की पावर के साथ क्या चलता है? पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसमें ई कॉमन लेना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, ई की पावर के साथ क्या होता है? साइड में क्या दिखना चाहिए अपने को? 1 दिखना चाहिए, ओके। और साइन के अंदर एंगल क्या आना चाहिए? 0। पर अभी एंगल क्या चल रहा है? पाई। तो कुछ ऐसी तिकड़म भिड़ानी होगी अपने को, या तो एक्स को रख सकते हो, है ना, एक्स को 1+h रख सकते हो, पर अपन थोड़ा तिकड़म लगाए। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, उससे ही हो जाएगा फटाफट। ऐसे लिखा n एक्स की पावर n+1 माइनस n+1 एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय e कॉमन लेके आएगा, e की पावर x -1 -1 और साइन में साइन 180, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा, ऐसे करके लिख लिया। अब इसके हिसाब से किससे डिवाइड करना चाहिए अपने को? x -1। और इसके हिसाब से किससे डिवाइड करना चाहिए? पाई इंटू 1 - x, पाई इंटू 1 - x। भाई इसको निर्वाणा की प्राप्ति हो गई, है ना, e की पावर थीटा -1 अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0। इसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो गई, साइन लफड़ा अपॉन लफड़ा, लफड़ा टेंडिंग टू 0। ये भी 1, ये भी 1। बाद में रखो, अभी रखो, समझाया था। अगर कुछ स्टैंडर्ड लिमिट सेट हो गई है आपकी, ठीक है, तो आप उसको साइड में ले सकते हो। आप पार्शियल लिमिट नहीं लगा रहे हो, मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसलिए आप अभी रखो, बाद में रखो, एक ही बात है। अच्छा जी, तो x -1 इंटू पाई इंटू 1 - x, इसको सोचते हैं।
एक बार फिर लिख के देखते हैं, एन एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस एन प्लस वन एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ई मल्टीप्लाइड बाय पाई नेगेटिव, और क्या आएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर है ना, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। अच्छा, और लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन। अब क्या करना चाहिए भाई, इधर देखो मैंने आपको बताया था नीचे की तरफ ख़त्म करने के हिसाब से कितनी बार एल ऑर्बिटल लगाना चाहिए उसका आइडिया हमें लग जाना चाहिए। कितनी बार लगाएंगे, 2 बार है ना, स्क्वायर है ना, जब तक कांस्टेंट नहीं आया था तब तक इसको मारते रहो मारते रहो मारते रहो। तो मारा इसको पकड़ के है ना, एल ऑर्बिटल लगाया, कितना आएगा एन एन प्लस वन एक्स की पावर एन, और इसमें एन प्लस वन इंटू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। वन का डेरिवेटिव तो कितना हो जाएगा 0, और स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2 थीटा है ना, स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2 थीटा। फिर दोबारा लगाने की जरूरत है क्या, हाँ 0/0 भी बन रहा है एक बार और, ये तो मैंने पहले ही सोच लिया था, एन एन प्लस वन इंटू एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस एन एन प्लस वन एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस ई पाई 2। ठीक है, अब अपन ने इनडिटर्मिनेट फॉर्म को समाप्त कर दिया, अब तो बस वैल्यू रखना है। तो कितना आएगा एन एन स्क्वायर एन प्लस वन, और यहाँ पर क्या आएगा एन एन प्लस वन एन माइनस वन। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एन प्लस वन और एन, और माइनस है ना, तो क्या आएगा एन माइनस एन माइनस वन, वो तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2e पाई नेगेटिव। एक तो आंसर देख लो नेगेटिव होगा पहली बात, और n की वैल्यू 100 रखनी है, तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 101 नेगेटिव के साथ 2e पाई, फिर 2 काट के कितना आ जाएगा -50 इंटू 101 डिवाइडेड बाई ई पाई है ना, 5050 आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। x को 1 + h रख के भी आप कुछ ना कुछ तिकड़म बढ़ा सकते थे है ना, और वो एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, हाँ, अगला क्वेश्चन भी बेहद अच्छा है ना, अंडर रूट ऑफ 1 - x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - x, ये क्या है, इन्फिनिटी तक अंदर की तरफ घुसा जा रहा है। तो मैंने बताया था आपको, जब कभी ऐसा हो कि जो चीज़ बार बार प्रकट हो रही है तो आप उसके अंदर सिंगल चीज़ को आप कुछ अल्फा मान लो। जैसे मान लो y = आपने लिखा अंडर रूट ऑफ 1 - cos x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 - cos x एंड डैश डैश -1। -1 तो छोड़ो, अभी इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या करते थे अपन, ये देख लेते थे, ये समझ लेते थे कि ये जो चीज़ है क्योंकि अनंत तक जा रही है तो इसको भी अपन y बोल सकते हैं। अनंत में से एक बूंद निकाल लेना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लिखा हुआ है y = अंडर रूट ऑफ 1 - cos x, और पुनः y ही लिखा हुआ है ना, स्क्वायर कर दिया तो आएगा y² - y माइनस 1 - cos x = 0। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 1 ± अंडर रूट ऑफ b² - 4ac 1 - cos x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है यार, अब इसमें क्या है, आंखों से ही दिख रहा है कि भाई ये जो नंबर है ना, यहाँ पर ये नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 से बड़ा, और 1 से बड़े का अंडर रूट क्या होगा, 1 से बड़ा। 1 - 1 से बड़ा क्या होगा, नेगेटिव। जबकि y तो शक्ल से ही दिख रहा है, इतना भोला भाला है, नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है ना, पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब अपन ने ये बात वहाँ रख दी लिमिट में ना, तो लिमिट बन जाएगी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + अंडर रूट ऑफ 1 + 4 इंटू 1 - cos x डिवाइडेड बाई 2 -1 होल डिवाइडेड बाय x²। इसमें 2 एलसीएम ले लिया तो 1 - 2 कितना हो जाएगा, 1
4 इंटू 1 माइनस कॉज एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। अब इसमें क्या करना चाहिए अपने को, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करके कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आंखों से दिख रहा है 1 माइनस 1 कट जाएगा, 4 इंटू ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये आएगा, नीचे आएगा 2x स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस कॉज एक्स और प्लस 1। ठीक है, ये आएगा। अब अपने को मामला साफ होता हुआ दिख रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर लिमिट होती है, और उसकी लिमिट का वैल्यू कितना होता है, हाफ। तो ये 2 इंटू हाफ कितना आ जाएगा 1, ये अपने लिमिट लगा दी, स्टैंडर्ड लिमिट। और यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 0। 0 प्लस 1 कितना आएगा, 1। 1 का अंडर रूट कितना आएगा, 1। 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2। तो बस यही चीज़ अपना आंसर है, यानी कि 1/2 अपना आंसर है। एक लिमिट लगाई अपन ने, इसकी लिमिट कितनी है, हाफ। और यहाँ पर इस फंक्शन की जो ब्रैकेट में स्मॉल कर्ली ब्रैकेट में है, उनकी लिमिट कितनी है, वही 2, मतलब 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना आंसर है। तो ये भी बहुत अल्टीमेट क्वेश्चन है, 42 इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, अंडरस्टैंडिंग वाइज बहुत अच्छा है। पढ़ो भाई, ध्यान से पढ़ो। x इज अ रियल नंबर इन 0 से 1, x कोई रियल नंबर है 0 से 1 के बीच में। देन द वैल्यू ऑफ लिमिट, अब दो लिमिट लगा रखी है अपन ने, लिमिट m टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और फिर उसके बाद अंदर की तरफ लिखा है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। 1 प्लस कॉज ऑफ, एंगल बड़ा ऊट पटांग दे रखा है, एंगल है n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय पाई मल्टीप्लाइड बाय x। ठीक है, और इस एंगल के कॉज की पावर दे रखी है 2m, और m और n दे रखे नेचुरल नंबर दे रखे हैं क्या, मेंशन किया, लिख लो भाई m और n नेचुरल नंबर। m और n नेचुरल नंबर होंगे ही, क्योंकि यहाँ पर जो n फैक्टोरियल तो तभी डिफाइंड होगा जब नेचुरल नंबर होंगे, है ना। लिख लो भाई, ऐड कर लो, m n n आर नेचुरल नंबर। भाई इसमें सबसे पहले तो अपन ऑप्शंस को पढ़ें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस को देखना, हमेशा ही होता है, पर इसमें कुछ खास तौर पर अलग सा है। ये लिमिट की वैल्यू आएगी 1 या 2 अकॉर्डिंग एज x इज रैशनल और इर्रैशनल, यानी कि रैशनल है तो कितना आ जाएगा 1, और इर्रैशनल है तो कितना आ जाएगा 2। भाई ये 1 का तो कोई रोल है नहीं, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, GIF नहीं है, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, तो एक तो कांस्टेंट है उसको तो हटा दो। तो कुल मिला के ये कह रहा है ऑप्शन आगरा और बॉम्बे के थ्रू कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 या 1। क्या कह रहा है वो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 या 1। अब अपन जानते हैं कॉस की पावर अगर अपन ने कर दिया इवन, जैसे कॉस स्क्वायर है ऑफ सम एंगल, और इसकी पावर कितनी आ रखी है, m आ रखी है, तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन की पावर इनफाइनाइट कितना हो जाएगा, 0। ये तो हमेशा ही होगा। अदरवाइज की कोई एक सिचुएशन ऐसी जब कॉस की वैल्यू क्या हो जाए कि उसकी पावर इन्फिनिटी 1 हो जाए, कॉस थीटा 1 हो जाए, 1 या -1। अच्छा, कॉस थीटा 1 या -1, तो कॉस थीटा 1 या -1 अगर है भाई, तो वो कब होता है, कॉस थीटा 1 -1 का जनरल सॉल्यूशन बताओ, m पाई कर दो, सिंपली क्या कर दो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, m पाई तो मत करो, कुछ कर दो, p पाई कर दो, p इज इंटीजर। भाई इसका रीजन क्या है, भाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई का कोसाइन का वैल्यू कितना आएगा 1, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का कोसाइन का वैल्यू कितना आएगा -1। तो कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई अगर लें तो उसकी कॉस की वैल्यू 1 या -1 आएगी, और उसकी पावर इवन इनफाइनाइट वो क्या दे देगा अपने को, 1 दे देगा। अच्छा, तो ये एंगल जो है ये क्या बन जाए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, एक बार लिख करके देखते हैं, n फैक्टोरियल पाई इंटू एक्स क्या बन जाए, p पाई, पाई पाई कट गया, तो कुल मिला के क्या बन जाए, n फैक्टोरियल इंटू एक्स क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। भाई x के बारे में पढ़ो, अरे x के बारे में तो ऑप्शन में दे रखा है रैशनल इरैशनल,
अब मान लो अपन बात कर रहे हैं इस चीज़ की, मान लो x जो है कोई रैशनल नंबर है, L/m, लेट्स से x इज रैशनल, x रैशनल है। तो अगर x रैशनल है तो क्या रैशनल नंबर मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल, और n अगर बहुत बड़ा नंबर है तो क्या वो मल्टीप्लाई करके दिस इंटू दिस क्या इंटीजर आ जाएगा? अगर x कोई रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर, कोई भी दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर, उसको अगर n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें, दिस इंटू n फैक्टोरियल करें, तो क्या वो इंटीजर बन जाएगा? महारथी, रैशनल इंटू फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल के अंदर क्वांटिटी n किसको टेंड कर रही है? इन्फिनिटी को। देख रहे हो लिमिट? तो क्या ये नंबर इंटीजर आ पाएगा? क्या आ जाएगा इंटीजर? हमें इनफाइनाइट से तो मतलब ही नहीं है, इनफाइनाइट जाए भाड़ में। हमें तो बस इस बात से मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है x रैशनल हो गया, तो रैशनल नंबर इंटू सम बड़ा फैक्टोरियल, रैशनल नंबर इंटू सम बड़ा फैक्टोरियल, क्या वो इंटीजर होगा या नहीं होगा? अरे होगा ना, बड़ी साइन 101/20137984। बताओ भाई तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है? तुम्हारे घर पे फ़ोन मिलाते हैं, बताओ। 952 बोलो हैं? हाँ 3959। मेरा नंबर भी ले लेते हैं ना। ठीक है, तो अब क्या सोचो, मैं डिनोमिनेटर में कोई रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर में मैं खूब बड़ा नंबर ले रहा हूं, खूब बड़ा, और अगर मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया n फैक्टोरियल से, तो बेटे n फैक्टोरियल में, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डैश डैश n तक, और n क्या है? बहुत बड़ा, लार्ज। तो क्या वो लार्ज नंबर में क्या ये डिनोमिनेटर अपने को मिल जाएगा? क्या लार्ज नंबर का मतलब क्या होता है? बहुत लार्ज। लार्ज का मतलब क्या होता है? बहुत लार्ज। तो उस लार्ज में क्या ये डिनोमिनेटर मिल जाएगा आपको? अरे मिल जाएगा ना। लार्ज का मतलब क्या होता है? अरे इसके पापा भी मिल जाएंगे भैया, इसके काका, चाचा, ताऊ, फूफा, भांजा, भतीजा सब आ जाएंगे इसमें। n फैक्टोरियल में n इन्फिनिटी जा रहा है ना, इसलिए। तो आप क्या करोगे, जब n फैक्टोरियल में जब ये नंबर आया होगा तो आपने यूं कट्टस कट्टस किया होगा, और बाकी जो इसमें मसाला आया होगा उसको 101 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो वो क्या बन गया होगा? इंटीजर बन गया होगा। और अब ये इंटीजर बन गया, इसका मतलब क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल बन गया ना ये इंटीजर। तो ये एंगल क्या हो गया? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। उसका कॉस कितना हो गया? 1 - 1। उसकी इवन पावर कितना हो गया? 1। 1 की पावर, एग्जैक्ट 1 की पावर इन्फिनिटी कितना होता है? 1। और 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। तो अगर रैशनल है तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब इर्रेशनल भी सोच लेते हैं हम थोड़ा सा। मान लो ऐसा हुआ, तो इर्रेशनल नंबर क्या होता है? रैशनल इर्रेशनल में फ़र्क क्या होता है? जो ऐसे ना फक 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 करके उड़ जाए ना, उसे शक्तिमान कहते हैं। अरे यहाँ से इस बात को देख के समझाओ ना, कि अगर p/q लिखा, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके इसमें ये इंटीजर वहाँ मिल जाएगा, वो कट जाएगा, तो पूरा ये जो नंबर है वो इंटीजर बन जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बन जाएगा। तो रैशनल नंबर में ऐसा हुआ, तो इर्रेशनल नंबर में ऐसा क्या नहीं होगा? हाँ क्यों नहीं होगा? बोलो बोलो। पहले तो रैशनल नंबर को किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं? p/q में। हर रैशनल नंबर को p/q में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। क्या इर्रेशनल को कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। तो अगर आप ये जो नंबर है ना, ये दिस इज नॉट ऑफ द फॉर्म L/m बोल देते हैं फिलहाल। तो अगर ये रैशनल नहीं है, तो रैशनल नहीं है तो फिर क्या इसे n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके क्या इंटीजर पाया जा सकता है? नहीं पाया जा सकता। तो ये नंबर कभी इंटीजर नहीं आ पाएगा अगर x क्या हो गया? इर्रेशनल, बिकॉज x p/q फॉर्म का है ही नहीं। अगर ये p/q फॉर्म का होता तब ये प्रोडक्ट क्या आता? इंटीजर आता, जो भी अपन ने देखा। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है तो फिर कॉस का वैल्यू 1 - 1 नहीं है।
तो कॉस की औकात कितनी होती है, इतनी सी औकात होती है, बस उसमें 1 - 1 हटा दिया। इसकी पावर E1 कितना हो जाएगा 0.7, कॉस के वैल्यू का स्क्वायर ये हो जाएगा, और इसकी पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0। तो इस केस में क्योंकि फ्रैक्शन की पावर इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो इस केस में ये नंबर कितना आ गया 0, 0 + 1 कितना हो गया 1, 0 + 1 कितना होता है 1। हाँ, तो रैशनल के केस में क्या आ रहा था 2। देखना कौन सा आंसर है, बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। अच्छा सवाल है, बहुत फंडामेंटल सवाल है कि n फैक्टोरियल में अपन अगर n फैक्टोरियल को p/q किसी रैशनल से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इंटीजर आएगा, अगर n इनफाइनाइट है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, लिमिट n की पावर है 1,999 डिवाइडेड बाय n की पावर x माइनस n - 1 की पावर x इज इक्वल टू 1/2000, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू। अब ये वाले सवाल है ना बहुत फंडामेंटल हैं, और वो बेस्ड अपॉन है द आइडिया कि अगर कोई इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है तो उसमें क्या हाईएस्ट पावर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हाईएस्ट पावर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो न्यूमरेटर में अपने को एक पॉलिनोमियल दिख रहा है और उसका हाईएस्ट पावर या एक ही पावर है, कितना है 1,999। तो अगर आंसर ये आया है फाइनाइट आया है, इसका मतलब क्या है, डिनोमिनेटर भी कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, इतने ही का। लिखो डिनोमिनेटर इज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिनोमिनेटर मस्ट बी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1,999। अभी अपने को क्या करना है, अपने को कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, इसमें सेटिंग करनी है, अपने को समझना है इस बात को कि ये एक पॉलिनोमियल कितने डिग्री का है, पॉलिनोमियल महारथी है x, ये कितने डिग्री का है, x डिग्री का। बेटे ये कितने डिग्री का है, x डिग्री, n - 1 की पावर x को बाइनोमियल से खोलोगे भाई, ऑप्शन देखो ना, x क्या है, सारे इंटीजर है, तो n - 1 की पावर 1000 क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1000। तो ये भी x डिग्री का है, ये भी x डिग्री का है। अच्छा, एक x डिग्री पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट किया एक और x डिग्री पॉलिनोमियल, तो जो पॉलिनोमियल आएगा वो कितने डिग्री का होगा, हाँ, अगर उनके कोफिशिएंट अलग अलग नहीं है तो कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो 2x² + x है, ये क्वाड्रेटिक, माइनस 2x² - x + 1 है, क्वाड्रेटिक माइनस क्वाड्रेटिक क्या आ गया, लीनियर। पर अगर मान लो ऐसा होता तो क्वाड्रेटिक माइनस क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक आ रहा है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि n की पावर x और n - 1 की पावर x, क्या इनके लीडिंग कोफिशिएंट सेम होंगे क्या। बेटे तुम तो है ना बाइनोमियल एक्सपेंशन बता दो, बोलो बेटे बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलो। एक सेकेंड, हाँ बोलो, x(0) n की पावर x माइनस x(1) n की पावर x - 1 डैश डैश डैश। ठीक है, ये अब ये और ये क्या कट गया, x(1) कितना हो जाएगा x, तो आ जाएगा x और मल्टीप्लाइड बाय n की पावर x - 1 एंड डैश डैश डैश। तो हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि ये और ये तो कट जाएंगे और कितने डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा, x - 1 डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा इन n। ये किस में है पॉलिनोमियल, n में। कितने डिग्री का है, x - 1। तो ऊपर कितने डिग्री का पॉलिनोमियल था, इतने डिग्री का। नीचे कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए, इतने डिग्री का। और है कितने का, x - 1 का। तो x - 1 कितना होगा 1,999, तो x कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, और ये बात भी समझो कि x जब 2000 होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जब पॉली बाय पॉली का सवाल आता है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है अब, पर मैंने बताया था पॉली बाय पॉली का जो सवाल आता है तो आंसर क्या होता है इसका, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x in numerator divided by coefficient of highest power of x in denominator।
ठीक है, ये अपना आंसर होता है। तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर है एक्स का, सॉरी एन का हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स माइनस 1। इसका कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में कितना है, एक्स, और न्यूमरेटर में n की पावर 1999 का कोफिशिएंट कितना है, 1। तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन न्यूमरेटर, कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर इन डिनोमिनेटर, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/x। वही इसीलिए 1/2000 दिया है, पर अपने को इसकी ज़रूरत नहीं थी। अगर हमें केवल इतना सा भी दे रखा होता, एग्जिस्ट एंड इज फाइनाइट नॉन ज़ीरो, तो भी हमारा आंसर हम निकाल लेते, है ना। हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी, हम तो इतना सा कर लेते कि ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री क्या कर देते, सेम। आंसर तो फाइनाइट तभी आएगा। ठीक है, भी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 44th, both f and g are differentiable function at x equal to x naught. Then the function defined by max of f comma g is always differentiable at x naught, is never differentiable at x naught, is differentiable at x naught when f not equal to g, cannot be differentiable at x naught if f is equal to g. ठीक है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है अपने को। हाँ भी बताओ, मैक्स फंक्शन में हमेशा अपने को क्या थोड़ी अटपटाहट रही है। इस सवाल में अपने को यूज़ करना है अपना एक्सपीरियंस और चेक करने हैं अपने को ऑप्शंस कि कौन सा करेक्ट है। जैसे मान लो ए ऑप्शन सोचते हैं, हमेशा डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट। मान लो एक ग्राफ सोचा और पहला थॉट यही आया दिमाग में कि भाई शार्प कॉर्नर, अगर शार्प कॉर्नर बन जाएगा मैक्स वाले ग्राफ में तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ सोचते हैं कि शार्प कॉर्नर बन जाए। जैसे मान लो ये एक फंक्शन है एक्स नॉट, ये पॉइंट एक्स नॉट, और ये मान लो ग्राफ है एफ का, ठीक है, और मान लो ये ग्राफ है जी का, ठीक है, मिट्टी कलर से जी। अब क्या है मैक्स, तो मैक्स है तो अभी स्टार्टिंग में है ना, अभी एक्स नॉट से पीछे की तरफ कौन ऊपर है, जी ऊपर है, और एक्स नॉट के आगे की तरफ कौन ऊपर है, एफ। तो अभी क्या है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसमें कौन ऊपर है, जी। तो मैक्स फंक्शन का ग्राफ, अगर ग्राफ ऐसे हुए तो मैक्स ऑफ एफ कॉमा जी कैसा बनेगा अपने को पता है, यूँ बन जाएगा, ठीक है ना। और फिर एक्स नॉट पर क्या आ जाएगा, शार्प कॉर्नर। ये है मैक्स ऑफ एफ कॉमा जी का ग्राफ। अगर एफ का ग्राफ ये, जी का ग्राफ ये, तो ऑलवेज डिफरेंशिएबल कहना तो गलत हो गया, है ना। ये सबूत है उसका, तो ए ऑप्शन जो है गलत है। हम शार्प कॉर्नर ले आए। नेक्स्ट, इज नेवर डिफरेंशिएबल। नेवर डिफरेंशिएबल में क्या करें, ब्रांच क्या होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। अगर मैं स्मूथ ब्रांच ले आया एक्स नॉट के अबाउट, तो फिर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ऐसा ट्राई करते हैं कि एक्स नॉट के आसपास डेफिनेशन एक ही रहे, ग्राफ स्मूथ रहे। एक बनाया एफ, एक बनाया जी, और थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लिया अपन ने कि एक्स नॉट है ना यहाँ पर है, मतलब इधर नहीं है, जहाँ पर भिड़ंत हो रही है वहाँ नहीं है, थोड़ा सा उसके इधर उधर खिसका हुआ है। तो अब क्या होगा कि जब मैक्स बनाएंगे तो कैसा बनेगा, यूँ फिर यूँ बन जाएगा, है ना, मैक्स तो ये बन जाएगा। और एक्स नॉट का है यहाँ पर, तो एक्स नॉट पर तो क्या चल रही है परिभाषा, एफ की परिभाषा चलेगी, जी की तो खत्म हो गई, और एफ पर टिप्पणी ये दी गई है कि ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। तो अगर इसी पर टिप्पणी देनी है और ये आराम से दिख रहा है कि आजू बाजू स्मूथ है, तो एक्स नॉट पर फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल है तो बात खत्म, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है, इज नेवर डिफरेंशिएबल, तो ये भी गलत हो गया। बी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट व्हेन एफ नॉट इक्वल टू जी। अच्छा,
भाई इस एक्स नॉट में क्या खास बात थी कि एफ और जी क्या आ गए थे, अनइक्वल। तो देखो यहाँ पर क्या था, इस एक्स नॉट में क्या खास बात थी, एफ और जी क्या आ गए थे, इक्वल। तो इक्वल आने पर क्या होता है कि आजू बाजू हो सकता है कोई कम हो कोई ज़्यादा हो, तो परिभाषा क्या है, एक्स नॉट के अबाउट चेंज हो रही होती है। पर अगर एफ और जी जो है एक्स नॉट पर क्या है, अनइक्वल, मान लो फिलहाल अनइक्वल के केस में एफ क्या हो गया है, जी से ज़्यादा। तो एफ क्योंकि जी से ज़्यादा है अनइक्वल की वजह से, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर कि एफ जो है जी से ज़्यादा है, तो एक्स नॉट के आजू बाजू जब तुम मैक्स फंक्शन का ग्राफ बनाओगे एक्स नॉट के आजू बाजू, तो किसी एक ही फंक्शन की डेफिनेशन चल रही होगी विच इज़ एक्चुअली डिफरेंशिएबल, जो कि डिफरेंशिएबल है। तो फिर इसके बारे में हम क्या टिप्पणी दे सकते हैं कि एफ क्या हो जाएगा एक्स नॉट पर, डिफरेंशिएबल, सॉरी एफ नहीं मैक्स, मैक्स ऑफ एफ कॉमा जी क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि एक ही फंक्शन की डेफिनेशन चल रही है विच इज़ एफ अबाउट एक्स नॉट, तो ग्राफ जो है सतत आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, इज डिफरेंशिएबल एट एक्स नॉट व्हेन दिस कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल इफ एफ इज इक्वल टू जी, अगर एफ और जी दोनों बराबर हो गए। अब ये कह रहा है इसके बारे में, पर ये तो हमने बस एक एग्जाम्पल लिया था कि एफ और जी बराबर हो गए, तो शायद इस एग्जाम्पल में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं आ रहा, पर हो सकता है एफ और जी के और एग्जाम्पल हो जहाँ पर शायद डिफरेंशिएबल आ जाए। जैसे भाई इक्वल करना है ना अपने को, तो मान लो एफ का ग्राफ भी एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है और जी का ग्राफ भी क्या है, उसी कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है, ताकि दोनों फंक्शन का वैल्यू नेबरहुड एक्स नॉट पे क्या रहे, सेम रहे। तो क्योंकि एफ और जी का वैल्यू क्या है, सेम है एक्स नॉट के अबाउट, तो क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्योंकि मैक्स फंक्शन जब एफ और जी इक्वल हैं किसी नेबरहुड में, तो किसी एक की परिभाषा बाहर निकल आएगी, बराबर है ना। तो मैक्स क्या है, कोई भी, इक्वल के केस में कोई भी, तो कोई भी, तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल, और ये डिफरेंशिएबल तो मैक्स फंक्शन डिफरेंशिएबल। कैन नॉट बी डिफरेंशिएबल ये कहना गलत हो जाएगा। कब गलत हो जाएगा, जब एक्स नॉट के नेबरहुड में दोनों इक्वल आ जाएंगे, लगातार कांस्टेंट जैसा कुछ। ठीक है भाई, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था रीजनिंग का। ठीक है, सी ऑप्शन आंसर है 45। हाँ 45, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। h इज इक्वल टू एफ बाई जी वेयर h इज अ रैशनल फंक्शन। भाई रैशनल फंक्शन क्या होता है, पॉली बाय पॉली क्या होता है, रैशनल। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि f भी रैशनल है, सॉरी f पॉलिनोमियल है, वो तो है ही। खैर इनडायरेक्टली कह रहा है कि g जो है एक पॉलिनोमियल है। इट इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट -1। अच्छा, तो ये कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोई है पॉलिनोमियल, और वो कहाँ पर डिसकंटिन्यूस है, -1 पर। तो अगर कोई पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है और वो कहीं पर डिसकंटिन्यूस है, जैसे -1 पर बोल रहा है ये, तो ज़रूर ये नीचे गड़बड़ हो रही होगी। और क्या, नीचे x+1 एक फैक्टर होगा। तो ये चीज़ इंप्लाई करती है डिनोमिनेटर में x+1 होगा। ठीक है, अब साथ साथ कई सारी बातें लगता है दुविधा में डालती हैं। जैसे मान लो ये हो गया, ये भी कहाँ पर है, केवल x+1 पर 0 हो रहा है। तो डिनोमिनेटर में अगर ऐसा हो गया, ठीक है, तो क्या होगा, सही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पर अब क्या है, इसने और पिक्चर क्लियर करी। जैसे h इन्फिनिटी पर क्या आ रहा है, इन्फाइनेट आ रहा है, h इन्फिनिटी पर इन्फाइनेट आ रहा है। अच्छा, यानी कि नीचे का डिग्री, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर मान लो ऊपर क्यूबिक है तो, और अगर नीचे भी कोई पॉलिनोमियल है, तो नीचे वाले पॉलिनोमियल का कितना डिग्री रहा होगा कि ये जो लिमिट है, ये जो लिमिट है वो इन्फाइनेट आ जाए, कम रहा होगा। पहली बात तो पॉलिनोमियल तो डिग्री ऐसा नहीं है कि अंडर रूट वगैरह आएगा, है ना, पावर 4/3 5/3 ऐसी आएगी, नहीं।
पॉलिनोमियल है, या तो डिग्री क्या होगा 0 या 1 या 2 या 3, 0 1 2 3 4 पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। ये तो उसने मना कर दिया, क्योंकि अगर नीचे 4 डिग्री का होता तो आंसर क्या होता 0, अगर नीचे 3 डिग्री का होता तो क्यूबिक बाय क्यूबिक कितना आता फाइनाइट, पर आंसर क्या है इनफाइनाइट। अच्छा 0 डिग्री का मना कर दिया, क्योंकि उसने क्या बोला डिसकंटिन्यूस है, अगर 0 डिग्री कांस्टेंट हो जाएगा तो हमेशा कंटिन्यूस हो जाएगा, तो या तो क्या रहा होगा 1 डिग्री या 2 डिग्री। अच्छा अगर क्वाड्रेटिक है, मान लो कोई क्वाड्रेटिक है और उसका एक रूट तो क्या है x+1, तो अगला रूट क्या होगा, मान लो x+2 ले लिया, पर ये भी तो कह रहा है कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट, यानी कि बाकी सब जगह कंटिन्यूस है, तो ऐसा नहीं ना आया होगा, नहीं तो 2 जगह डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो इसका मतलब या तो पॉलिनोमियल 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, यानी कि 1 डिग्री अगर है तो कोई भी पॉलिनोमियल जो 1 डिग्री है जिसका रूट -1 है वो ये हो सकता है। और अगर मान लो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक भी कैसी होगी, ऐसी होगी, अगर ऐसी हो गई तो 2 जगह पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। बोला क्या है एक जगह। अच्छा अगला थॉट, अभी बोल रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, h का वैल्यू कितना आ रहा है हाफ। तो ऐसा करते हैं एक बार, चलो रख के देखते हैं भाई, इसका देखना कोई फैक्टर आ रहा है क्या, इसका कोई रूट देखना, -1 ही देखो एक बार, -1 आ गया। अच्छा तो इसमें क्या है x+1 कॉमन आ जाएगा, और नीचे क्या लिखा है a इंटू x+1 स्लैश a इंटू x+1 का स्क्वायर। ये 2 बातें हो सकती हैं। अब मान लो मालिक, अरे इसमें क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना जरा, इसका डिस्क्रिमिनांट कितना आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, अपनी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है नहीं आ रहा है, 4 परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा ना, तो रूट्स क्या है इर्रेशनल, तो इर्रेशनल है तो ज़रूर इसका रूट -1 तो नहीं होगा, है ना, तो इसका रूट जो है -1 नहीं है। तो भाई अगर मान लो आपने एक काट दिया, मान लो ये वाला है और मान लो ये वाला है, ठीक है, काटने के बाद ये मिला, अब आपने लिमिट लगाया एक्सटेंडिंग टू -1, लिमिट एक्सटेंडिंग टू -1, हाँ मालिक इसमें आंसर क्या आ जाएगा, और इसमें आंसर कितना आएगा भाई, तो 1 -1 तो कितना आ जाएगा 2/a आ रहा है ना, 2/a आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, क्या ये वैल्यू पॉसिबल है क्या, नहीं, इशारे से इस वाले इशारे से इसकी भावनाएं क्या हैं, नीचे जो है क्वाड्रेटिक नहीं है, नीचे क्या है लीनियर है, नहीं तो ये वाली लिमिट कितनी आ जाएगी इनफाइनाइट। तो ज़रूर जो नीचे जो फंक्शन है, यानी कि क्या है नीचे फंक्शन g, तो g ऑफ x ज़रूर क्या रहा होगा a इंटू x+1 रहा होगा, और इस लिमिट का वैल्यू भी उसने बता दिया अपने को कितना है हाफ, तो a का वैल्यू कितना आ गया 4, यानी कि फंक्शन क्या है 4 इंटू x+1। अब आगे क्या कह रहा है ये कह रहा है बताओ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 3hx + fx - 2gx, तो hx भाई hx इसका लिमिट निकालना है, तो hx का लिमिट तो इसने दे ही दिया, अच्छा ये तो -1 पर है ना, 0 पर निकालना है, तो h कितना था, ये आया था ना, ये आया था hx, है ना, तो इसमें क्या रख, अच्छा ये आ गया था 2/a, नहीं हाँ भाई रख ही लेते ना एक बार, h का वैल्यू कितना आया था x³ - x² -3x - 1, और नीचे कितना आया था 4 इंटू x+1, इसमें क्या रखना है 0, तो 0 के कितना आएगा -1/4 आ रहा है, तो ये वैल्यू आ गई -3/4। f में 0 रखा, f क्या था, f में 0 रखा तो कितना आ जाएगा -1, g में भाई g क्या था 4x+1, तो g में क्या रखा 0, तो कितना आ गया -4, मतलब 4
-8 आ गया, तो 9 4 ज़ा 36, -39/4, ए ऑप्शन आ रहा है ना, -39/4। ये तो काफ़ी अच्छा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, x is equal to this, y is equal to sin t। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो आपको डबल डेरिवेटिव बताना है। तो मैंने आपको क्लास में बताया था डबल डेरिवेटिव से पहले आता है सिंगल डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना, क्योंकि यहाँ पर y भी t का फंक्शन है और x भी t का फंक्शन है, तो ये किसका सवाल हो गया, पैरामेट्रिक का। तो हमें निकाल लेना चाहिए बाई डी टी करके डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी सोचना चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं। कितना आ जाएगा, कॉस टी, और नीचे इसमें भी नो ब्रेनर, कोई दिक्कत ही नहीं, 3t² + 1। ये अपन ने निकाल लिया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा, अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस टी डिवाइडेड बाय 3t² + 1। अच्छा, अगेन क्योंकि अंदर की तरफ मसाला किसका है, टी का, बाहर की तरफ डेरिवेटिव किसका है, एक्स पे, तो अपन क्या करें, बाई डी टी कर लें, कॉस टी अपॉन 3t² + 1 डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी टी। ठीक है। अच्छा भाई, ऊपर तो कोसेंट रूल लग जाएगा और नीचे डी एक्स बाई डी टी अभी ताज़ा खबरों के अनुसार कितना आया था, 3t² + 1। भाई ऑप्शन पे नज़र रहनी चाहिए, ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि इसके क्वेश्चन टूल में नीचे का स्क्वायर आएगा और ऊपर से एक और, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है नीचे आएगा 3t² + 1 का होल क्यूब। कहाँ है होल क्यूब, ये रहा, एक ही जगह है, तो ए ऑप्शन आने का पूरा चांस लग रहा है। खैर, का स्क्वायर और नीचे क्या है, 1/3t² + 1, क्वेश्चन टूल लगा दिया, 3t² + 1, पता ही है क्वेश्चन टूल, डिनोमिनेटर इंटू कॉस का डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस कॉस टी। ठीक है, ये आएगा। तो स्क्वायर क्यूब देखते हैं एक बार, जो 3t² × -sin t, माइनस बाहर ले लिया उसने, ठीक है, पूरी तरह माइनस बाहर ले लिया, ए ऑप्शन अपना आंसर है। भाई ऐसा इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, पर आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है। और बच्चे जो अक्सर इसमें गड़बड़ करते हैं वो ये है कि ये नहीं करते, वो क्या करते हैं, इमोशनल होकर के इसका डेरिवेटिव केवल टी के रिस्पेक्ट में निकाल देते हैं, जो कि नॉनसेंस है। हमेशा ध्यान रखना, डी बाय डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, ये गड़बड़ नहीं करें, सिंपल हो चाहे मुश्किल हो। u and v are differentiable functions such that u upon v is equal to 7, u dash upon v dash is equal to p, u upon v क्वेश्चन रूल से का dash is equal to q, then p plus q upon p minus q has the value। कई बार बच्चे क्या बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो अपने दिमाग से सोच लेते हैं, जबकि सवाल बहुत आसान होता है। थोड़ा आराम से सोचो, कोई फंक्शन है वो कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव पूछा है, क्या जाएगा, 0। तो q तो कितना हो गया, 0, 2 सेकेंड का सवाल, और q अगर 0 है तो p/p कितना हो जाएगा, 1, पटाक। ठीक है, और अगर निकालना ही चाहो तो क्या है कि ऐसा कर सकते हो, ये मत कर देना क्वेश्चन टूल से, ये नहीं बनेगा, ये नहीं करना है, इससे इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट मत करना। हाँ, तो क्या किया अपन ने, इसको ऐसे लिख लिया, ux 7 टाइम्स vx, उचका दिया इसको, और अब दो फंक्शन बराबर तो उनका डेरिवेटिव बराबर, तो यह आ जाएगा u डैश x इज इक्वल टू 7 टाइम्स v डैश x। अब v डैश को वापस वहीं ले गए,
तो यू डैश अपॉन वी डैश कितना हो गया 7। तो कुल मिला के यहाँ से दिख रहा है आराम से P कितना आया 7, P 7 है। तो वैसे तो ज़रूरत ही नहीं थी अपने को, P बाई पी कितना आ रहा है 1, 7 बाई 7 कितना आएगा 1। आंसर क्या है ए ऑप्शन। ठीक है, हाँ भाई ये अच्छा सवाल है। ये सवाल यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें एल ऑर्बिटल लगाना है नहीं लगाना है ये आपको डिसाइड करना आना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखो, मैंने भी बताया कि थोड़ी देर पहले बताया क्वेश्चन में कि एल ऑर्बिटल तब लगाओ जब डिनोमिनेटर सुंदर हो। डिनोमिनेटर सुंदर का मतलब है वो पॉलिनोमियल हो। क्या नीचे x की पावर 3/2 क्या वो पॉलिनोमियल है? नहीं, x की पावर 3/2 पॉलिनोमियल नहीं है, पावर नेचुरल नंबर नहीं है। तो अपन क्या करें इसमें, ऐसे सोचें भी, सबसे पहले तो रूट एक्स ही छाया हुआ है यहाँ पर, रूट एक्स को कुछ रख दो। अगर पॉलिनोमियल बनाना ही है तो रूट एक्स को y रख दो, तो ये क्या बन जाएगा y का क्यूब। यहाँ पर भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, रूट एक्स को रख दिया अपन ने y, तो बन जाएगा लिमिट y टेंडिंग टू 0 a मल्टीप्लाइड बाय tan इनवर्स y बाय a माइनस b इंटू tan इनवर्स y बाय b डिवाइडेड बाय y का क्यूब। ठीक है, हाँ भाई अब आगे अगला थॉट। अगला थॉट ये आता है, हाँ जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो बोलो। एल ऑर्बिटल लगा दें कितनी बार? लेकिन बेटे tan इनवर्स का डेरिवेटिव जो है ना वो इतना खतरनाक होता है कि उसका डबल डेरिवेटिव निकालने में अपनी हवा टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे बेटर ये कि अपन एक लिमिट याद करें, है ना। अपन ने एक लिमिट देखा था क्लास में, tan थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा का क्यूब। बताओ भाई क्या होता है ये? लिमिट y टेंडिंग टू 0, जल्दी बोलो। 1/3 साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा का क्यूब, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 क्या होता है? -1/6। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, IIT में बार बार आ रहा है ये भी आ रहा है, और वो साइन थीटा वाला याद रखना ही है ना, साइन थीटा माइनस थीटा अपॉन थीटा क्यूब, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 ही आता है -1/6। एल ऑर्बिटल लगा के 2 सेकंड में आ जाएगा। खैर, तो यहाँ पर अपने को ये ख्याल आया कि अपन ऐसी पिक्चर बना लें यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ITF है। कोई बात नहीं, ITF है तो अपन क्या करेंगे, tan y को क्या मान लेंगे थीटा, तो y कितना हो जाएगा tan इनवर्स थीटा ऐसे। तो अपन ने लिखा है इसको a tan इनवर्स y बाय a माइनस a इंटू y बाय a। समझ में आ रहा है? a कॉमन लेकर कितना आएगा tan इनवर्स अल्फा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा क्यूब। वो फिर सेटिंग बिठाएंगे अपन थोड़ी देर में, माइनस b tan इनवर्स y बाय b माइनस b इंटू y बाय b। क्या क्या ये दोनों चीज़ें क्या है सेम है, सब्ट्रैक्ट कर रखा है तो क्या है कट जाएंगे वो। और अपन खोपचे में लेते हैं एक को, जैसे इसको लिया अपन ने tan इनवर्स y बाय a माइनस y बाय a अपॉन क्या है y क्यूब। इसको साइड में लिया, इसको समझ लेंगे पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। और a तो फिर दिख ही रहा है तुम्हें कॉमन, है ना। तो अपन ने क्या किया, इसको समझने के लिए कुछ समय के लिए इसको मान लेते हैं थीटा। तो tan इनवर्स y बाय a अगर थीटा है तो y बाय a कितना हो जाएगा tan थीटा। तो ये क्या लिखा है थीटा माइनस tan थीटा, थीटा और नीचे क्या किया अपन ने a क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड करके बैठ गए अपन। तो नीचे लिखा है a क्यूब और कितना आ जाएगा tan थीटा का क्यूब। ठीक है, ये आएगा। अब थीटा माइनस tan थीटा अपॉन tan थीटा का क्यूब, ये क्या आएगा? हाँ, अरे थीटा क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, स्टैंडर्ड लिमिट है, कितना आएगा 1/3 आएगा -1/3 आएगा -1/3। तो ये आ रहा है 1/a क्यूब मल्टीप्लाइड बाय -1/3। अपन ने एक स्टैंडर्ड लिमिट थी। वैसे तो मैंने तुम्हें क्लास में ये भी बताया था कि tan इनवर्स अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा क्यूब, tan इनवर्स अल्फ़ा का एक्सपेंशन क्या होता है। इसमें भी एल ऑर्बिटल लगा सकते हो, ये और जल्दी हो जाएगा, है ना।
tan इनवर्स अल्फा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा क्यूब। ये एल ऑपिटल लगा के भले ही कर सकते हो, पर उसको मत करना पूरे सवाल को। अच्छा, ये आ गया। अब इसमें ये चीज़ क्या थी, ए से मल्टीप्लाइड थी, तो इसको क्या करें अपन, ए से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा -1/3a²। दुनिया में जहाँ जहाँ ए है, ए की जगह यहाँ पर क्या लिखा है, बी लिखा है, तो जहाँ जहाँ ए है, ए की जगह क्या कर दिया अपन ने, बी कर दिया। तो कितना आ गया, 1/3 इंटू 1/b² -1/a²। ऑप्शन देखो, a² - b² अपॉन a²। डेली ऑप्शन है, डेली ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, C with the curve y is equal to x³, x takes all real values, टेंजेंट एट ए मीट्स द कर्व अगेन एट बी, है ना, स्टैंडर्ड सवाल है, आईआईटी में खूब अच्छे से कई बार आया है। x³ का ग्राफ वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इफ द ग्रेडियंट एट बी इज k टाइम्स द ग्रेडियंट एट ए, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। x³ का ग्राफ तो जिंदगी में कितनी बार बनाओ कम पड़ता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अपना x³ का ग्राफ क्या कह रहा है, टेंजेंट एट ए मीट्स द कर्व एट बी। ए पॉइंट मान लो, यहाँ पर मान लिए, यहाँ पर स्पर्श रेखा बनाई अपन ने, और मिलती है कर्व को एट पॉइंट बी k टाइम्स। तो मान लेते हैं पॉइंट ए जो है अल्फा है, x कोऑर्डिनेट तो y कोऑर्डिनेट अल्फा क्यूब, इसका x कोऑर्डिनेट बीटा तो y कोऑर्डिनेट बीटा क्यूब। अच्छा, अब क्या बोल रहे हैं, टेंजेंट एट ए। तो ये सवाल तो अपन 50 बार कर चुके हैं क्लास में, बार बार ये फंडा मैंने आपको बताया था। टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि इस लाइन का इक्वेशन कितने तरीकों से लिखना है, लाइन का स्लोप कितने तरीकों से लिखना है, 2 तरीकों से। फर्स्ट वे इज टू राइट इट एज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए, तो अपन ने डिफ्रेंशिएट कर दिया, dy/dx इज इक्वल टू 3x², नाउ दिस इज 3α²। सो टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना आ गया, 3α²। ऑल राइट, और एक और तरीके से लिखेंगे अपन, क्योंकि ये कॉर्ड जैसा है कर्व का, तो ए बी कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, बीटा क्यूब माइनस अल्फा क्यूब अपॉन बीटा माइनस अल्फा। और पटाख से दिख रहा है कि a³ - b³ में a - b कट जाएगा, a² + b² + ab आएगा। इसने बोला है ग्रेडियंट, एक बार सवाल को दोबारा पढ़ते हैं, ग्रेडियंट एट बी, तो ग्रेडियंट एट बी कितना हो जाएगा, dy/dx कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू k टाइम्स ग्रेडियंट एट ए, ग्रेडियंट एट ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 और 3 तो कट जाएगा, तो k निकालना है ना, तो k कुल मिला के है क्या, बेसिकली β² / α², ये है ये। अच्छा, ये चाहिए अपने को। अच्छा, तो अपन ऐसा करें भाई, किससे डिवाइड कर दें, α² से डिवाइड कर दें, α² से एक बार लिख लेते हैं इक्वेशन को, ये लिखा हुआ है, α² से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, क्या प्रकट होगा, ये β/α² +1 प्लस β/α, β/α को क्या मान लें, t, t अपना आंसर है, t² + t -2 इज 0। तो एक सुंदर रूट दिख रहा है इसका 1, तो पटाख से t - 1 कॉमन, t × t t² -1 को किससे मल्टीप्लाई करें, +2 से, ताकि -2 आ जाए। तो एक तो आ गया 1, एक आ रहा है -2। भाई 1 तो वैसे ही नहीं हो सकता ना, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा अगर हो गया, अल्फा बीटा इक्वल होने का मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट क्या है, ओवरलैपिंग, तो विच इज़ नॉट करेक्ट, है ना। इसने बोला होगा कि अलग अलग जगह मीट द कर्व अगेन, तो ज्योमेट्रिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, तो ज़रूर क्या होगा, -2। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ए ऑप्शन आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी आर्बिट्री पॉइंट, ये टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर पर बेस्ड है ना, जिसमें अपन ने पढ़ा था
टेंजेंट लाइन के बारे में, और वो कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन पढ़ो, देखो इसमें ऑप्शंस पढ़ने अपने को सारे, एग्जाम में ऑप्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी जगह ऑप्शन में लिखा है कि अपने को निकालना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईलाइट कर लिया करो, टेंजेंट लाइन का एक्स इंटरसेप्ट किसकी टर्म में निकालना है अपने को, एब्सिसा या एक्स कोऑर्डिनेट की टर्म में। तो मान लेते हैं लेट द पॉइंट बी x1 y1 है ना, कर्व पर पॉइंट मान लिया x1 y1, तो ये आएगा क्योंकि कर्व पर पॉइंट है, कर्व पर पॉइंट की कंडीशन, टेंजेंट लाइन लिखा y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। एक इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं ताकि dy बाई डी एक्स आ जाए, तो कितना आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का कितना आएगा -2 बाई एक्स क्यूब, तो -2a बाय x1 का क्यूब -2b अपॉन y1 का क्यूब इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, और -2 कट जाएगा, ये आएगा a अपॉन x1 क्यूब इज इक्वल टू b अपॉन y1 क्यूब इंटू dy बाई डी एक्स को ऐसे लिख रहा हूँ y डैश है ना, उठा के पटक दिया यहाँ पर, कितना आ रहा है -a y1 क्यूब डिवाइडेड बाय b x1 क्यूब, ठीक है, dy बाई डी एक्स ये आ गया। अब क्या पूछा है इसने, x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए लाइन का क्या करना होता है, y0, y0 करने के बाद x को घेरना होता है, तो y तो 0 कर दो, हटाओ इसको, अच्छा इसको इधर उचका दिया, अच्छा माइनस माइनस भी कट जाएगा, लिखते हैं इस बात को ना, b x1 क्यूब इंटू y1 डिवाइडेड बाय a y1 क्यूब प्लस x1, ये आ गया अपना x इंटरसेप्ट, इसमें कट्टस हो रहा है एक y1, तो आ रहा है b x1 का क्यूब अपॉन a y1 का स्क्वायर प्लस x1, इसमें थोड़ा एलसीएम ले लें अपन, है ना, तो आ जाएगा b x1 का क्यूब प्लस x1 इंटू a y1 का स्क्वायर अपॉन a y1 का स्क्वायर। अब इसमें क्या ऊपर x1 कॉमन ले लेते हैं, ये आ रहा है b x1 स्क्वायर प्लस a y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a y1 स्क्वायर। एक बार फिर अपने नज़र मारते हैं मंजिल की तरफ, कहाँ पर है अपन, इसी को घेरना है, ओ हो, तो इसको घेरना है अपने को, क्या करना होगा, y1 जो है उसको किसकी टर्म में लाना है, x1 की टर्म में लाना है, क्योंकि a और b तो क्या आर्बिट्री कांस्टेंट है, भाई किसी तरह से एलिमिनेट कर लें अपन। तो यहाँ ये वाली जो तस्वीर है, तो अपन ने इसमें एलसीएम लिया तो कितना आ रहा है, a y1 स्क्वायर प्लस b x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर। तो यहाँ पर अपने को ये दिखा कि ये जो चीज़ है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, तो x1 इंटू ये लिखा हुआ है x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a y1 स्क्वायर, गॉन, कितना आ गया, x1 का क्यूब डिवाइडेड बाय, तो ये क्या क्यूब आ गया, दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय a को अपन मान लेते हैं कोई कांस्टेंट है, और ये लिखा है क्यूब ऑफ एब्सिसा के प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन कहाँ है, क्यूब ऑफ, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, क्यूब ऑफ, ठीक है। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसमें अपने को टेंजेंट लाइन लिखनी थी किसी आर्बिट्री पॉइंट पर, और उसको अपने को लाना था, एलिमिनेट करना था एक्स इंटरसेप्ट को, केवल x1 की टर्म में एक्सप्रेस करके लाना था, y1 को एलिमिनेट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेरिएबल ट्राइंगल ABC इन द XY प्लेन हैज़ इट्स ऑर्थोसेंटर एट वर्टेक्स B। भाई ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत मज़ेदार और छोटी छोटी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जैसे ट्राइंगल में मैंने बताया था बालक, ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, कौन सा ट्राइंगल होता है जिसका ऑर्थो सेंटर वर्टेक्स पर होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है इस बात से, ट्राइंगल राइट एंगल है। A fixed vertex A at origin and the third vertex restricted to lie on the parabola this. The point B starts at, चलो बनाते हैं कुछ,
ये रेट मेजरमेंट का सवाल है ना, dy बाई डी एक्स से रिलेटेड, यानी कि टेंजेंट नॉर्मल। भाई पहले तो ये पैराबोला बनाते हैं, ये क्या है, इवन फंक्शन दिख रहा है अपने को, और मिनिमा क्या है इसका 1, और ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स वाई एक्सिस। ये पॉइंट हो जाएगा 0 1। ए इसने बोल ही दिया ओरिजिन है, इसने बोला है बी पर ऑर्थो सेंटर है, सी कहीं पर पैराबोला पर है। तो मान लो लेट्स से थोड़ी देर के लिए सी पॉइंट यहाँ पर है, तो इसने क्या बोला है कि बी पर 90 डिग्री है, द पॉइंट बी स्टार्ट्स एट पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंड मूव अपवर्ड अलॉन्ग वाई एक्सिस, यानी कि यूँ जा रहा है यूँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग, एट अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इंक्रीजिंग व्हेन t इज इक्वल टू 7/2। तो हाउ फास्ट इज द एरिया, एरिया तो बाद में निकाल लेंगे अपन, पर अभी अपने को वो इशारे कर रहा है कि बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं। भाई आप स्टार्ट तो कहाँ से हो गए 0 1 से, तो आप सोचो अगर आपकी स्पीड ये है तो t टाइम बाद आप कहाँ पर पहुँचोगे, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा स्पीड यानी कि दिस इनटू टाइम, टाइम सेकंड में ले लेते हैं, ये सेंटीमीटर 2t सेंटीमीटर। तो इतना डिस्टेंस आपने कवर किया, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी, तो शुरुआत यहाँ से हुई थी, तो आपका y कोऑर्डिनेट ऐड हुआ होगा क्योंकि आप चले हो y एक्सिस के लॉन्ग, तो आप ये ऐड कर दो इसके y कोऑर्डिनेट में, तो कितना हो जाएगा 0,1 प्लस 2t, ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर एंगल क्या है 90, जैसे a और b तो जोड़ा, ये ट्राइंगल की एक साइड है, ठीक है, ये ट्राइंगल की एक साइड है। अब अपने को एंगल 90 बनाना है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन, क्योंकि ये वर्टिकल है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल, तो अपन ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, तो सी पॉइंट कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, और बाकी पूरा ट्राइंगल अपन बना लेते हैं। ये अपना ट्राइंगल हो गया ABC। अब क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इंक्रीजिंग, एरिया ऑफ ट्राइंगल एट, तो ऐसा करते हैं सब चीज़ें किसका फंक्शन बना ले, t का फंक्शन बना लेते हैं। तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 1 + 2t, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी क्या हो जाएगा सेम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पर y कोऑर्डिनेट सेम, जबकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय 1 + 7x² / 36, तो दोनों को बराबर कर देते हैं, तो 1 + 2t और 1 + 7x² / 36, ये दोनों इक्वल है, 1 1 गॉन, यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा 72/7, t का क्या आ जाएगा √, ठीक है, ये आ रहा है, ओके, तो x की वैल्यू ये आ रही है। अब क्या कह रहा है ये, भाई x की वैल्यू ये आने का मतलब क्या हो गया, पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो अपने को एक तो राइट एंगल ट्राइंगल का ये पता चल गया विच इज़ परपेंडिकुलर, एक ये पता ही अपने को t की टर्म में विच इज़ बेस, और एरिया क्या होता है बेस इंटू हाइट, तो डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ 1 + 2t मल्टीप्लाइड बाय x कोऑर्डिनेट है ना, यानी कि कितना √72/7t, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट तो बाहर निकाल लो, ये है कांस्टेंट √72/7, और बाकी t का मसाला ये मल्टीप्लाइड बाय √t, तो कितना आ जाएगा √t, और t इंटू √t कितना हो जाएगा, t की पावर 3/2। हाँ भी, अब क्या कह रहा है, हाउ फास्ट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल इंक्रीजिंग, इसी का रेट चेंज पूछा है अपने से, तो d Δdt, क्योंकि अपने को एरिया टाइम का फंक्शन पता है और निकालना भी रेट अपने को एट सम टाइम ही है। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो बाहर आएगा 72/7, फिर √t का डेरिवेटिव कितना आएगा 1/2√t सिंपल, और 2 × 3/2 इंटू √t। अब इसमें वैल्यू रख दिया t की जगह 7/2, तो आएगा 1/2 √72/7, 1/2 √7/2 प्लस ये कितना आएगा 3 √7/2।
भाई इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 7 7 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा बेटे, इधर देखो 7 7 तो 7 आ जाएगा, और √2 और √72 कितना आएगा 144, वो 12 आ जाएगा। इसको लिखते हैं एक बार, ऊपर 12 लिख लिया 7 7 लिख लिया, ये लिख लिया, और कितना आएगा 4, नीचे 4 आएगा। क्लियर? प्लस भाई 2 और 72, 2 और 72 से कितना आएगा 36, 36 का रूट कितना आएगा 6, 7 7 से कितना आ जाएगा 1। अच्छा 3/2 पहले लिख लेता हूँ, 3/2 लिख लिया, और कितना है 6, ये 6 लिख लिया, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये कितना आ रहा है 4 काट के 3/7 आ रहा है, 7 9 63, 63 + 3 66/7। सी ऑप्शन आंसर है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, f = ये तो बहुत आसान लग रहा है ना, डिटर्मिनेंट, इसको लिख लो, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए, नॉट फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑप्शंस ओनली, नॉट फॉर कंप्लीट सॉल्विंग ऑप्शंस ओनली। बच्चों को इस बात पर जोर देने पर इस कोर्स में अहमियत दी गई है कि मेंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको ऑप्शंस पहले पढ़ने, रीड ऑप्शंस फर्स्ट, सबसे पहले ऑप्शंस देखें आप, है ना, उसके बाद अपन आगे बढ़ें। हे लड़के, इसको सॉल्व नहीं करना है, f(x) = 0, डिटर्मिनेंट को सॉल्व नहीं करना है। ऑप्शन पढ़ो, क्या बोल रहा है, नो रियल रूट, एट मोस्ट 1 रियल रूट का मतलब क्या है, या तो 0 रूट या 1 रूट, एटलीस्ट 2 रियल रूट का मतलब क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट, ऐसे एग्जैक्टली 1 रियल रूट इन 0 से 1 एंड नो अदर रियल रूट, यानी कि एक ही रूट है और वो भी 0 से 1 के बीच में। भाई ये इंटरवल देने से हमें क्या आशंका हुई, हमें आशंका हुई, हमें लगा अरे 0 1 क्यों बोला उसने, कुछ चक्कर है, तो लो एक बार 0 रख के देख लेते हैं। तो 0 रख के देखा, कितना आ रहा है 1 1 1 तो है ही, 0 कितना आएगा 3 5 3, यहाँ कितना आएगा है -1 आएगा ना, -1 -1 -1, तो 0 रख के ऐसा बन रहा है 1 1 1, और यहाँ पर क्या आ गया -1, तो ये कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, तो 0 पर ये फंक्शन 0 आ गया, यानी कि 0 इसका रूट है ना। कोई फंक्शन का वैल्यू अगर किसी पॉइंट पर 0 आ रहा है, इसका मतलब रिमाइंडर थ्योरम से ये दिख भी रहा है, पॉलिनोमियल है, तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या आ गया, रूट आ गया। लिखो 0 इज रूट, अपन ने फटाक से 0 पहचान लिया, 0 रूट है। अगला थॉट क्या है, 1 को देख के 1 रख के देखते हैं एक बार, 1 रख करके देखा, इस फंक्शन का वैल्यू एट 1 देख रहे हैं अपन, तो कितना आ जाएगा 2 2 2। ये भी बड़ी मज़ेदार बात हुई कि डिटर्मिनेंट बन रहा है 1 1 1 2 2 2, तो ले लेते हैं भाई, इतने 2 तो इसका मतलब कि अपने को लेना ही होगा, और ये भी क्या है 0, तो फंक्शन का वैल्यू एट 1 इज ऑल्सो 0, 1 पर भी फंक्शन का वैल्यू 0, इसका मतलब 1 भी क्या है, रूट है, 0 इज रूट, 1 इज रूट। तो अपन ने कितने रूट ढूंढ लिए, 2 अपने से ढूंढ लिए अपन ने, विदाउट सॉल्विंग आई हैव ऑब्जर्व्ड कि 0 और 1 जो है रूट है। तो क्या ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या ये ऑप्शन हो सकता है, नहीं हो सकता, 2 रूट ढूंढ लिए ना, ये हो सकता है, हाँ ये हो सकता है, कम से कम 2 रियल रूट, एग्जैक्टली 1 रियल रूट है, नो अदर रियल रूट, ये गलत है, क्योंकि ये कह रहा है एक ही रूट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो एक सवाल बना ही इसलिए था, ठीक है, कि आपको ऑप्शन देखने थे। बाकी अगर आप इसे खोलना चाहो, खोल खाल के आप ज़रूर पहचान लोगे कि 0 और 1 आपको फैक्टर ज़रूर दिख जाएंगे, बाकी और एडिशनल दिखेंगे, पर वाई सॉल्व, क्यों सॉल्व करूँ मैं, नहीं करना मेरे को सॉल्व, क्योंकि मुझे यहीं से दिख रहा है, इसने इशारों में मुझे सारा सवाल खोल के बता दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन mod of ln x minus px is equal to 0 possesses 3 distinct रूट्स। इसके 3 अलग अलग सॉल्यूशन आए।
भाई तो ये वाला सवाल है टेंजेंट नॉर्मल मोनोटोनिसिटी मैक्सिमा मिनिमा से रिलेटेड, जिसमें अपन क्या करते थे, जैसे मान लो एक अलग थलग सा फंक्शन है ln mod x, ln x का मॉड, और दूसरी साइड है px। ओके, एक तरफ एक लॉग फंक्शन जैसा है और एक तरफ एक लाइन लिखी हुई है, तो ये बोल रहा है कि पोजेसेस 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, तो 3 अलग अलग रूट। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन दोनों के ग्राफ 3 अलग अलग जगह कट किए होंगे। ठीक है, तो अपन को क्या करना चाहिए, एक फंक्शन लेना चाहिए fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x, एक फंक्शन लेना चाहिए gx, क्या होना चाहिए px, और अब दोनों के ग्राफ ड्रॉ करके देख लेते हैं कि भिड़ंत कितनी जगह हो रही है, क्या दोनों लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे। तो ln mod x, ln x का मॉड तो बताया था, बहुत आसान टाइप से लवली ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है। और px, एक बार ऑप्शन पर नज़र मारो, सारे ऑप्शन क्या कह रहे हैं, p क्या है, पॉजिटिव है, तो ज़रूर ये लाइन जो है पॉजिटिव स्लोप का है, ओरिजिन से पास कर रहा है तो दिख ही रहा है। तो इससे एक लाइन ऐसी हो सकती है, परंतु ये लाइन तो कितनी जगह भिड़ी, एक जगह। अच्छा, एक और लाइन ऐसी ड्रॉ करी, ये भी कितनी जगह भिड़ी, एक जगह, है ना, एक ही जगह भिड़ी। अच्छा, ऐसा होगा अगर मान लो लाइन का स्लोप कम है, बहुत कम, यूँ, पर अपने को ध्यान रखना है जैसे ln x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x, और अगर x इन्फिनिटी है तो इसकी स्लोप किसको जा रही है, 0 को, यानी कि आगे चल के तो ये फ्लैट हो ही जाएगा, इसको तो फ्लैट होना ही है, पर लाइन तो मेरी तरफ बिल्कुल सीधी चलती चली जाएगी, ऊपर बढ़ती चली जाएगी, और ज़रूर क्या होगा, कट्टस होगा। ठीक है ना, क्योंकि लाइन का स्लोप पॉजिटिव है। ये लाइन थोड़ी इमोशनल हो गई थी इसलिए जल्दी ऊपर उठ गई, ये थोड़ी आगे जा कर के उठेगी, है ना, खैर उठ जाएगी। तुम्हें बस ये फील आना चाहिए कि अनंत पर जा कर के लॉग का ग्राफ बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, और लाइन तो एक रेगुलर बेसिस पर बढ़ रही है, तो आगे जा कर के तो भिड़ना है ही। मैं क्या कह रहा था, लाइन का स्लोप अगर काफ़ी कम है, ठीक है, लाइन का स्लोप काफ़ी कम है, तो भिड़ंत कहाँ कहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, और एक तो ये निश्चित है ही पॉजिटिव स्लोप पर, तो कितनी जगह हो गए, 3। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ से हमें आराम से ऑब्जर्व हो रहा है कि p वेरी स्मॉल पॉजिटिव, p स्मॉल पॉजिटिव इज आंसर, स्मॉल पॉजिटिव नंबर आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता, कलकत्ता नहीं हो सकता, कलकत्ता कह रहा है छोटा पॉजिटिव नंबर आंसर नहीं है, तो इसका मतलब ज़रूर क्या है, आंसर सी नहीं है, आगरा, बॉम्बे या दिल्ली होगा, तो सी ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। भाई अगला थॉट ये आना चाहिए कि कुछ समय के बाद जब लाइन को धीरे धीरे उठाऊंगा, मैं पी का वैल्यू उठाऊंगा, तो क्या होगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगा। अब ये कितनी जगह भेड़ रहे हैं, 2 जगह है ना, तो जब p की वैल्यू कुछ रही होगी फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, p की वैल्यू कुछ रही होगी फॉर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो उस जगह पर कितने वैल्यू आए होंगे, 1 आया होगा p का वैल्यू, टेंजेंट के लिए 1 आया होगा, और उससे जस्ट कम, बस वही अपना आंसर है। तो आंसर की शक्ल कैसी होगी, 0 से स्टार्ट होता हुआ और एक नंबर पर ख़त्म होता हुआ। देखो कौन सा आंसर है, आगरा और बॉम्बे है, ठीक है, नहीं सारे ही हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले सारे ही हैं। अब तो अपने को इस सवाल को पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है, अब तो अपने को ये निकालना ही पड़ेगा। लिखो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर 2 कर्व्स, कंडीशन फॉर टेंजेंसी ऑफ 2 कर्व्स, 2 कर्व्स के टेंजेंसी का कंडीशन। वो कर्व्स कौन है, एक ये एक ये, और थोड़ा ये फील करना आना चाहिए कि 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा का लॉग क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये कैसे खुलेगा, ln x। ओके, अब मान लेते हैं अपन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो है अल्फ़ा बीटा, ठीक है, मान लो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अल्फ़ा बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, ln अल्फ़ा, बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, p अल्फ़ा, है ना, दोनों पॉइंट पर, दोनों पॉइंट, ये दोनों कर्व पर ये पॉइंट लाए कर रहा है। अगला कंडीशन क्या होगा कि जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है दोनों पर क्या होगा, सेम, तो लाइन का dy/dx कितना आ जाएगा, p, ln x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/x, और 1/x कितना हो जाएगा, अल्फा। तो लाइन का स्लोप और लॉग का स्लोप, तो ये कंडीशन है अपने पास, फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड कि पॉइंट पहले कर्व पे लाई कर रहा है, दूसरे कर्व पे लाई कर रहा है और दोनों कर्व पर dy/dx का वैल्यू बराबर। अब यहाँ से अपन देखते हैं तो पी अल्फा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, दिख रहा है पी अल्फा 1 है, तो ये नंबर कितना आ गया 1, पी अल्फा 1। अच्छा पी अल्फा 1 है तो बीटा 1, और बीटा अगर 1 है तो ln अल्फा 1, और ln अल्फा 1 तो अल्फा कितना आ जाएगा e। पूछा क्या है उसने, p, तो अल्फा अगर 1 है तो p कितना आ गया 1/e। और अभी मैंने आपको समझाया कि जो p का वैल्यू वो 0 से स्टार्ट होता हुआ एक सर्टेन लिमिट तक जा रहा है और वो लिमिटिंग वैल्यू कितनी है 1/e, तो आंसर कितना हो जाएगा 0 से 1/e हो जाएगा। तो कौन सा आंसर है अपना, आगरा। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफ़ी है ना, अगली टर्न पे अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।